ने अफ्रीका में एक समाज का अध्ययन किया था, उसका नाम था अलूरी समाज। तो उसके अध्ययन में उसने खंडित राज्य की अवधारणा दी। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह था कि इसमें जो राजा होता है वो राजा वास्तविक प्रधान नहीं होता है, वो अनुष्ठानिक प्रधान होता है। अनुष्ठानिक प्रधान का मतलब है कि राजा शक्तिशाली होने का नाटक करता है परंतु शक्तिशाली होता नहीं है, बल्कि किसी तरह धर्म और अनुष्ठान के माध्यम से अपने प्रभाव को बनाने का प्रयास करता है। तो जब 1980 में सबसे पहली बार जो बर्टनस्टीन महोदय ने जो लिखी थी, ये क्वेश्चन 2014 में यूपीएससी में पूछा है। तो जब एक्चुअली बर्टनस्टीन महोदय ने जब खंडित राज्य की अवधारणा दी थी तो उन्होंने 1980 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम था स्टेट एंड पीजेंट सोसाइटी इन साउथ इंडिया। और उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि एक्चुअली नीचे के स्तर के प्रशासन पर राज्य का नियंत्रण नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं जो शासक है, जो राजा है, वो धर्म और अनुष्ठान के माध्यम से अपने प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास करता था। तो चोल प्रशासन के अध्ययन में तो सोली उसने इसका प्रयोग किया ही, और ऊपर से विजयनगर के अध्ययन में उसने विजयनगर के अध्ययन में भी उसने 1980 में इसका प्रयोग कर दिया था। उसने दिखाया था कि एक्चुअली विजयनगर के अंतर्गत अक्टूबर में 9 दिनों के लिए दशहरा का त्यौहार मनाया जाता था, और दशहरा का त्यौहार में व्यापक अनुष्ठान किया जाता था। उस अनुष्ठान में ब्राह्मण भूमिका नहीं निभाते थे, बल्कि स्वयं जो राय थे, राय का मतलब जो राजा थे, वो राजा ही उसमें भूमिका निभाते थे। तो ये जो उसने अवधारणा दी, अवधारणा शुरू में इस अवधारणा की काफी चर्चा हुई, लेकिन 1989 में खुद बर्टनस्टीन महोदय ने ही एक दूसरी पुस्तक लिखी थी विजयनगर, और उसमें उन्होंने अपनी धारणा को ही बदल दिया। 1989 में उनका दूसरी कृति है विजयनगर। तो अब उतना कॉम्प्लिकेशन तुम नहीं समझोगे अभी, इसलिए उसमें नहीं डालना चाहूंगा कि 1989 में उन्होंने टेक्स्ट लिखा है। वो टेक्स्ट विजयनगर में उन्होंने लिखा, खंडित राज्य की अवधारणा को मॉडिफाई कर दिया और कहा कि विजयनगर के अंतर्गत जो प्रशासन व्यवस्था कायम थी उसको हम कहते हैं पितृसत्तावादी नौकरशाही साम्राज्य मॉडल। वो पितृसत्तावादी नौकरशाही साम्राज्य मॉडल में क्या होता है, जो अपने घरेलू लोग जो होते हैं, अपने भाई बिरादर होते हैं, वही नौकरशाही के रूप में काम करते हैं। तो उसने मॉडिफाई कर दिया। हालांकि ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है तो इसमें किया हुआ है, उसमें तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि उसने जो धारणा दी है उसका खंडन किया है कारासीमा और सुबारियालू, 2 हिस्टोरियन का नाम दिया गया है। ये जो दोनों हिस्टोरियन हैं, इनका झुकाव कहीं ना कहीं हल्का मार्क्सवाद की तरफ भी है। तो कारासीमा और सुबारियालू ने कहा कि नहीं, हम विजयनगर के अंतर्गत राज्य को हम सामंती राज्य कहेंगे, खंडित राज्य नहीं कहेंगे। और सामंती राज्य से उसका मतलब कहीं ना कहीं नायकार पद्धति से है। नायकार पद्धति से पढ़ा है तुम लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? कौन कौन पढ़ा है? पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, कैसे अकेले दम पर हम कितना पढ़ते ही नहीं हो। कल मैंने बताया था कि थोड़ा सा, तो कल किए क्या हो, पीछे रिवाइज कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि पढ़ते ही नहीं हो? जैसे देखो एक्चुअली होता क्या है, जो नायकार पद्धति इसमें मैंने करके भी दिया है। नायकार में क्या होता है, जैसे साम्राज्य है, तो साम्राज्य में जो साम्राज्य का लैंड होता था, उस लैंड को 3 भाग में बांटते थे। एक लैंड कहलाता था भंडारवाद भूमि। तो भंडारवाद भूमि की जो आय होती थी सीधा राज्य के खजाने में जाती थी। और दूसरी कहलाती थी अमरम भूमि, और तीसरी कहलाती थी मान्या भूमि। तो मान्या भूमि का राजस्व जाता था मंदिरों को, भंडारवाद भूमि का राजस्व जाता था राज्य को, और अमरम भूमि का राजस्व जाता था नायकों को। तो 2 प्रकार के सामंत होते थे, एक कहलाते थे अमर नायक, उनको कहते हैं अमर नायक, और दूसरे को कहते हैं, उसको नायक या अमर नायक, और नीचे जो छोटे सामंत होते थे उनको पलाईगार कहा जाता था। तो उनको, जिनको अमर नायक को जो भूमि दी जाती थी, करमुक्त भूमि दी जाती थी, और उस भूमि से वो राजस्व ग्रहण करते थे, उससे अपनी सेना रखते थे, और सेना रखकर राज्य की सेवा करते थे। वो गवर्नर नहीं थे, मतलब जहां पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण था वहां तो राज्य अपने क्षेत्र में गवर्नर रखता था। और अमरम भूमि का एक व्यापक क्षेत्र अपने साम्राज्य के अंदर था, वो नायकों को अनुदान में दिया गया था, और नायकों को राज्य को सैनिक सेवा अर्पित करनी होती थी, और सामान्यतः उनकी स्थिति वंशानुगत हो गई थी। इसीलिए कारासीमा और सुबारियालू कहते हैं कि नायक सामंत की तरह थे। और टीबी महालिंगम एक विद्वान है, वो कहते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं कि जिस तरह से जापान में तोकुगावा सामंत थे, तोकुगावा शब्द मिलेगा तो घबराना मत, एक्चुअली जापान में जो वहां के सामंत थे उनको तोकुगावा सामंत कहते थे। तो जापान के तोकुगावा सामंत की तरह कहीं ना कहीं जो विजयनगर के अंतर्गत जो नायक थे उनकी स्थिति भी सामंत की तरह थी, उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया था। तो इसी आधार पर तुम देखते हो कि बेसिकली यह कॉन्सेप्ट आया है सामंतवाद का। ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडलिज्म इज नॉट, मतलब इसको ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड है
कि नायक की स्थिति सामंतों की तरफ, लेकिन नॉर्मली उनका पद वंशानुगत ही हो जाता था। औपचारिक रूप में तो बात उसको शासक हटा सकता था, परंतु व्यवहार में उनका तबादला भी नहीं होता था। राज्य को सेवा तो अर्पित करते थे, लेकिन जब भी राय की स्थिति कमजोर हो जाती तो सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। इसलिए माना जाता है कि कृष्णदेव राय ने तो सामंतों पर नियंत्रण, नायकों पर नियंत्रण बनाए रखा, और अच्युत देव राय के समय और फिर जो विजयनगर के शासक थे वो सामंतों या नायकों पर नियंत्रण बनाने के लिए दो तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते थे। एक तो अच्युत देव राय के समय एक महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई, और ये जो महामंडलाधिकारी हैं उन नायकों पर नियंत्रण रख सकते थे। दे कुड हैव द कंट्रोल ओवर नायकास। और दूसरा था कि नॉर्मली क्या होता था कि उसमें घोड़ों की बहुत जरूरत होती थी, हॉर्सेस की, और हॉर्सेस के सबसे बड़े सप्लायर पोर्चुगीज होते थे। तो विजयनगर के शासकों ने पुर्तगीज व्यापारियों के साथ समझौता कर रखा था कि घोड़े की सप्लाई डायरेक्ट वो विजयनगर के राय को दें, और फिर विजयनगर के राज्य तब वो नायकों को घोड़े की आपूर्ति करते थे। तो चूंकि नायक घोड़े के लिए उन पर डिपेंड करते थे, इसलिए कहीं ना कहीं नायकों पर उनका नियंत्रण बना रहता था। तो शुरू में तो नियंत्रण बना रहा, परंतु आगे चलकर नियंत्रण कमजोर हो गया। इसी को कहते थे नायकार पद्धति, जो विजयनगर साम्राज्य की कमजोरी का बड़ा कारण बना। तो आगे एक क्वेश्चन भी है, वो मैं आपको नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा। फिर थोड़ा सा इस प्रश्न 2014 का उसकी जगह छोड़ दो, अपना कर लेना, और दूसरा प्रश्न लिख लेना कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नायकार व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। नायकार व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। इसमें लिख दिएगा पेज संख्या 148 लिखा हुआ है आपको। इसमें सारे पक्ष दिए हुए जो मैंने अभी बताया ना आपको, सारे पक्ष दिए हुए। ये जो नायकार पद्धति है, वो नायकार पद्धति का अध्ययन दो विदेशी यात्रियों ने किया है। ये दोनों विदेशी यात्री, एक का नाम है नूनिज और दूसरे का नाम है पायस। ये दोनों इटालियन पोर्चुगीज है। इन दोनों ने अध्ययन किया है विशेष रूप से। और कृष्णदेव राय की एक कृति है अमुक्त माल्यादा, जो तेलुगु में लिखी हुई है। तो अमुक्त माल्यादा से भी उसका प्रकाश पड़ता है, अमुक्त माल्यादा से।